वो सवाल किसने भेजा था बेटे? वो एल शेप्ड रॉड वाला, उसका सॉल्यूशन भेजा था मैंने, समझ में आ गया तुमको? नहीं सर, नहीं समझा वो। नहीं समझा? ओके। नहीं। भाई देखो, उसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि जो सेंटर ऑफ मास होना चाहिए उस सिस्टम का, वो कहाँ पे होना चाहिए? जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है बी, उसके ठीक नीचे होना चाहिए। देखो मैं एक मिनट सॉल्यूशन की स्क्रीन तुम्हें शेयर कर रहा हूँ, देखना। हाँ देखो जी, सेंटर ऑफ मास कैसे पता करेंगे? ये ए बी और बी सी वाला जो सिस्टम है, इसका सेंटर ऑफ मास कैसे पता करेंगे बेटे? ए बी का सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे, हाँ सर। बी सी का सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे, फिर इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इनके सेंटर पे, है ना? अब क्या किया जी मैंने, बी को ओरिजिन पे मान लिया, तो बी के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या हो जाएगी? L/2, 0। हाँ सर। उसी तरह से सी के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन देखोगे तो वो क्या हो जाएगी जी? L/2। 0, L/2। तो ओवरऑल सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स L/4, L/4 हो जाए, हाँ सर। है ना? अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ए पॉइंट और सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होनी चाहिए ना, वही वर्टिकल लाइन होनी चाहिए। ये जो मैंने लाइन बनाई है, दिस शुड बी अ व्हाट? वर्टिकल लाइन। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर ऑफ मास पे ही लगेगा, और आपने ए पॉइंट से रस्सी को सस्पेंड किया हुआ, तो रस्सी का फोर्स ऐसे लगेगा, तभी जाकर के ये इक्विलिब्रियम में रह पाएगा, तभी जाकर के टॉर्क जीरो हो पाएगा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का सवाल है बेटे, समझ रहे हैं? हाँ सर। अब क्या है, ये अगर आपके पास वर्टिकल लाइन आ गई, वो हमसे यही वाला थीटा एंगल ही तो पूछ रहे हैं, क्यों? हाँ। अब ये वाला ट्राइंगल देखो आप, ये वाला देखो, ये क्या है? ये तो मिड पॉइंट ऑफ द रॉड है, और ये ए है, तो ये डिस्टेंस L/2 पता चल गई। तो हाँ सर। ये L/2 हो गई। अब इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो ये वाली दूरी भी पता चल जाएगी। हाँ। उसी तरह से इसका और इसका कोऑर्डिनेट पता है, तो ये वाली दूरी भी पता लगा ली मैंने, डिस्टेंस फार्मूला वगैरह लगा करके। हाँ सर। L/4 - 0 का स्क्वायर प्लस L/4 हाँ। - L का स्क्वायर, है ना? अब ये तीनों डिस्टेंसेस आ गई हैं, तो कोसाइन रूल लगा कोसाइन दिया, रूल लगा दिया। तो हाँ। cos थीटा की वैल्यू आ गई, cos थीटा आ गया, तो फिर उससे tan थीटा आ गया। हाँ सर। समझा? ओके। हाँ। तो क्या है, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम का सवाल था, इसलिए क्या है, और थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास का भी यूज हो रहा था, तो मैं सोच रहा था जब पढ़ेंगे तब बता देंगे, लेकिन कोई नहीं,
मैं कहा चलो बता देते हैं, इतना सा ही यूज़ है इसका, है ना? भाई हाँ, जैसे होता है ना कि एक रॉड है, अब इस रॉड को मान लो आपको इक्विलिब्रियम में रखना है, ऐसे सिंगल रॉड की मदद से समझो, तो आप इसको कहाँ से सस्पेंड करोगे? क्या सेंटर ऑफ मास से ही सस्पेंड करोगे ना? हाँ सर। उसी तरह से मान लो ये डिस्क है, इसको आपने इक्विलिब्रियम में रखना है, तो इसको कैसे सस्पेंड करोगे? क्या इस वाले पॉइंट से यूँ सस्पेंड करके इक्विलिब्रियम में आ पाएगा क्या? नहीं, नहीं आ पाएगा। कैसे सस्पेंड करोगे? सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ मास मास के से। ठीक ऊपर जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है और सेंटर ऑफ मास को जॉइन करने वाली लाइन है, वो क्या होनी चाहिए? वो वर्टिकल होनी चाहिए। क्यों जी? हाँ सर। ये बात। क्या ये चीज़ समझ आती है? हाँ सर। और बोलिए बच्चों। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मामला। हमने एक शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी थी, है ना? आगे चलते हैं, आज की डेट में हमको क्या करना है? E due to a uniformly charged solid sphere. E due to uniformly charged solid sphere. तो कैसा होगा? देखो एक स्फेयर है, Q चार्ज है, कैपिटल R उसकी रेडियस है, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली in spherical volume of radius capital R. तो हमें क्या करना है बेटे? हमें पता करना है फाइंड E at R less than capital R, E at R greater than capital R. R is distance from the center of the sphere. Small r is distance from the center of the sphere. तो भाई हमें हम ये प्रूव कर सकते हैं कि R लेस देन कैपिटल R पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटे? के क्यू बाई के क्यू इंटू कैपिटल डिवाइडेड बाई कैपिटल R क्यूब इंटू स्मॉल r, और R ग्रेटर देन कैपिटल R पे कितना हो जाएगा?
के क्यू बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। ग्राफिकली इसको अगर मैं समझाऊं तो क्या है, जब आप r इक्वल टू 0 पे हो, मतलब सेंटर ऑफ द स्फेयर पे हो, तब तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी। और उसके बाद क्या होगा जी, उसके बाद वो इस तरह से कम होगा। सरफेस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम रहेगी। स्मॉल आर को कैपिटल आर आप रख दो, तो ई का वैल्यू आ रहा है के क्यू बाई कैपिटल आर का स्क्वायर, और ये है स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। अंदर जो होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर होता है, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ऐसा होता है। अब देखो इसको कैसे प्रूव करते हैं अपन। मान लीजिए आपको इस वाले पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगानी है जो कि सेंटर से r दूरी पे है। अब देखो हम क्या करेंगे, ये जो टोटल चार्ज है इसको शेल्स से मिलके बना हुआ मानेंगे, है ना। इसको कई सारे शेल्स से मिलके बना हुआ मानेंगे। वो शेल्स जिनकी रेडियस स्मॉल आर से कम है वो तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन जिनकी रेडियस स्मॉल आर से ज्यादा है, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाएंगे क्या? बोलिए जी। नहीं। है ना, तो जिनकी रेडियस स्मॉल आर से ज्यादा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो मान लीजिए कोई ऐसा शेल जिसकी रेडियस स्मॉल आर से कम है, उसका चार्ज अगर मैं डी क्यू मान लूं, तो इस डी क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के डी क्यू अपॉन उसके सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर, तो बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। और इसको मुझे इंटीग्रेट करना होगा, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी मुझे लगानी होंगी 0 से स्मॉल आर तक। ध्यान दो स्मॉल आर एक कांस्टेंट है ना, तो क्या हम के बाई आर स्क्वायर को इंटीग्रेशन के बाहर ला सकते हैं, और ये सिंपली हो जाएगा डी क्यू फ्रॉम 0 टू स्मॉल आर। मतलब आपने क्या करना है, ऐसे कई सारे शेल्स बनाने हैं और उन सब के चार्जेस को आपने क्या करते जाना है, ऐड करते जाना। तो क्या मेरे को जो इंटीग्रल डी क्यू है वो इतना मिल जाएगा बेटे, कि 0 से स्मॉल आर तक का जो टोटल चार्ज है वो मिल जाएगा क्या बेटे? बोलिए। तो ये आ जाएगा के बाई आर स्क्वायर इंटू क्यू, जो कि 0 से आर तक। अब 0 से आर तक का क्यू कैसे लिखेंगे जी, 0 से आर तक का क्यू हो जाएगा टोटल क्यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, टोटल क्यू डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम लिख दिया मैंने, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 4/3 पाई स्मॉल आर के क्यूब से। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। क्या ये इस वाले एक्सप्रेशन में रिड्यूस हो जाएगा? बोलिए बेटे।
और अगर आपको बाहर पता लगाना होता तो बाहर वाले के लिए तो सिंपल सी बात आपने यही करनी है कि इट विल बी इंटीग्रल के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ मुझे इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल आर तक ही करना। अब के बाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल डी क्यू क्यू हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या के क्यू बाई आर स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो सॉलिड स्फीयर की वजह से क्या है, इस तरीके से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लिखते हैं। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन थोड़े से चेंज करके बनाए जा सकते हैं, वो कैसे बनाए जा सकते हैं। मान लो हमको कह दिया जाए कि साहब ऐसा है कि एक सॉलिड स्फीयर है और उस सॉलिड स्फीयर में डेंसिटी जो होती वो बराबर होती है रो नॉट स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, वेयर रो नॉट इज अ कांस्टेंट and rho is density at distance small r from the center of the sphere. Rho is density at a distance small r from the center of the sphere. तो हमें पता करना है find intensity of electric field at a distance capital R by 2 from the center of the sphere and at distance 2r from the center of the sphere. तो बच्चों क्या इसको भी हम कई सारे यूनिफॉर्म शेल्स से मिलके बना हुआ मान सकते हैं। बोलिए जी। हाँ सर। इसको भी आप क्या है यूनिफॉर्म शेल्स से मिलके बना हुआ मान सकते हैं। अब देखो हम क्या करें, जैसे हमसे कह दिया जा रहा है साहब के r/2 डिस्टेंस पर आप इंटेंसिटी निकालो, तो मैं एक ऐसा शेल कंसिडर करूंगा जिसकी रेडियस r/2 से कम है, मतलब x रेडियस का शेल कंसिडर करो। कंसिडर अ शेल ऑफ रेडियस x। इस शेल का चार्ज मैं बोल देता हूँ dq। बेसिकली ये जो मैं शेल कंसिडर करता हूँ क्या है, क्योंकि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है तो मुझे इसकी थोड़ी सी विड्थ भी कंसिडर करनी पड़ती है ताकि मैं वॉल्यूम को डिफाइन कर पाऊँ, और वॉल्यूम को डिफाइन कर पाऊंगा तो उसमें चार्ज है वो लिख पाऊंगा। क्यों बेटा, so that I can define some volume and hence able to write the charge in that volume. Now at present only this charge is my system. ये शेल वाला चार्ज ही मेरा सिस्टम है।
समझ रहे हो बेटे? ये सिर्फ इतना सा ही चार्ज मेरा सिस्टम है, पूरा चार्ज मतलब 0 से x तक का सिस्टम नहीं है। सिस्टम मेरा कहाँ से चालू हो रहा है बेटे? x से चालू हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो जा रहा है? x प्लस dx dx पे खत्म हो जा रहा है ना? तो x से लेकर x प्लस dx के बीच में वॉल्यूम कितना है? क्या इस वॉल्यूम को मैं 4 पाई एक्स स्क्वायर dx ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों? सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, हाँ क्या ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकता हूँ सरफेस एरिया इंटू थिकनेस। तो जो इसके अंदर जो चार्ज कैद है वो कितना हो जाएगा? रो नॉट इस डिस्टेंस पे डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी की वैल्यू। अब चार्ज डेंसिटी की वैल्यू को देखो, वैसे तो डिस्टेंस x से लेकर x प्लस dx तक वेरी कर रही है, लेकिन dx इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू x। तो चार्ज डेंसिटी को आप रो नॉट x बाई कैपिटल R ही लिख सकते हो। ये चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 4 पाई एक्स स्क्वायर dx इतने वॉल्यूम से, तो ये चार्ज आ जाएगा, है ना? तो कैपिटल R बाई 2 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा इस शेल की वजह से? k डी क्यू डिवाइडेड बाई, क्या R बाई 2 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं बच्चों? डी क्यू की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दें जी, रो नॉट एक्स बाई आर मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई एक्स स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई कितना? आर स्क्वायर बाई 4 है जी। तो टोटल ई निकालना है तो इंटीग्रल ऑफ डी करना पड़ेगा, और जब इंटीग्रल ऑफ डी करने जाएंगे जी तो क्या है, कुछ कॉमन आ जाएगा, के रो नॉट कॉमन आ गया, कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट होकर के मल्टीप्लाई हो गया, 4 ऊपर चला गया, और आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर के कितना हो गया जी? आर क्यूब। और फिर हमारे पास आ गया एक्स क्यूब dx, और आप इसको इंटीग्रेट कर दो, और इंटीग्रेट कहां से कहां तक कर दें? लिमिट क्या डालें बच्चों? बताओ जी, x को कहां से कहां तक वेरी करोगे? एक ऐसा छोटा शेल लोगे, फिर एक और उससे इधर बड़ा, से R बाई किधर तक इंटीग्रेट करेंगे जी? r by 2 तक। r बाई 2। रत्नेश? r बाई 2, क्योंकि r बाई 2 से बड़ी रेडियस वाले शेल इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, उनकी वजह वो उन शेल के ये पॉइंट अंदर लाई कर जाए। तो 0 से r बाई 2 तक ही आप इंटीग्रेट करो, उससे आपका बिल्कुल बढ़िया आंसर आ जाएगा। तो E को हम लिख दें, देखो ये जो K है 4 पाई के को क्या 1 बाई एप्सिलॉन नॉट लिखा जा सकता है? K इंटू 4 पाई को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 रो नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये ऐसा आ जाएगा। और एक्स क्यूब dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा x की पावर 4 बाई 4, तो 1 बाई 4 x की पावर 4, तो r बाई 2 की पावर 4, तो r की पावर 4 बाई 16 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला 4 भी एक कैंसिल हो जाएगा। तो e की क्या वैल्यू आ जाएगी जी?
rho naught r divided by 16 epsilon naught. अच्छा, अब 2r डिस्टेंस पे आप पता करो क्या आता है। ओके, क्यू बाय टू आर का होल स्क्वायर आ गया। क्या बेटे? क्यू को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिखते हैं। क्या ई को मैं Density. अल्टीमेटली देखो कैसे लिखूंगा, एट डिस्टेंस 2r अगर लिखना है तो ई की क्या वैल्यू हो जाएगी, k2q डिवाइडेड बाय 2r का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा, नहीं सॉरी, k इंटू जो भी टोटल चार्ज है हाँ, q डिवाइडेड बाय 2r का होल स्क्वायर। और इसमें से k बाई 4r स्क्वायर कॉमन आ गया। अब q को कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेट करके लिखना पड़ेगा, रो नॉट x बाई r इंटू 4 पाई x स्क्वायर dx एंड इंटीग्रेट नाउ दिस फ्रॉम 0 टू कैपिटल R, क्योंकि चार्ज 0 से कैपिटल R तक ही है, अभी टोटल चार्ज लेना। k बाई 4r स्क्वायर, अगेन जो कांस्टेंट है बाहर ले लें, यानी कि रो नॉट बाहर, 4 पाई बाहर, कैपिटल R बाहर। इंटीग्रेशन के अंदर क्या हो गया, x क्यूब dx एंड इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। तो e की क्या वैल्यू आ जाएगी, रो नॉट इंटू k इंटू 4 पाई डिवाइडेड बाई 4r क्यूब, और x क्यूब dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x की पावर 4/4, तो ये आ जाएगा r की पावर 4/4। तो ये कैंसिल होता है। 4 पाई k को क्या लिखते हैं, 1/एप्सिलॉन नॉट। तो e की वैल्यू आ जाएगी रो नॉट r डिवाइडेड बाई 16 एप्सिलॉन, सॉरी 4 एप्सिलॉन, 16 एप्सिलॉन। क्या ये भी उतना ही आ गया, है ना? अब ये क्या है, हाँ, ये कोइंसिडेंटली आ गया है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये बराबर ही आएगा, है ना? हाँ। अच्छा, अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि मेरे पास एक हेमिस्फेरिकल शेल है r रेडियस का और q चार्ज का, है ना, यूनिफॉर्म हेमिस्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड चार्ज q। तो हमें पता करना है
find the intensity of electric field at the center of the shell. Find the intensity of electric field at the center of the shell. ये पता करना है बेटे। तो कैसे पता करोगे जी? बोलिए जी बच्चों, कैसे करें? देखो यहां से आप थीटा एंगल पे जाओ, और एक इस तरह की रिंग बना दो बेटा। जो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है? डी थीटा। इस रिंग की रेडियस क्या है? इस रिंग की रेडियस है आर कॉस थीटा। और इस रिंग की विड्थ है आर डी थीटा। इस रिंग के सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? वो है आर साइन थीटा। इस रिंग का चार्ज अगर मैं बोलता हूं डी क्यू, तो इस डी क्यू चार्ज की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी?
के डी क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो वो हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इस पूरे की पावर कितना 3/2 के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्या इसको इंटीग्रेट कर देंगे और थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक सब्स्टिट्यूट कर दे बच्चों? π/2 तक। शाबाश, 0 से π/2, क्योंकि जब आप 0 पे हो तो ये वाली रिंग कवर हो जाएगी, आप एंगल बढ़ता जाएगा, π/2 पे पहुंचोगे तो ये वाली रिंग कवर हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे थीटा वेरिएबल है, तो हम क्या कर, अच्छा लेकिन डेनोमिनेटर तो आर स्क्वायर बन जाए, आर स्क्वायर की पावर 3/2 आर क्यूब बन जाएगा, आर क्यूब ऊपर आर, तो क्या ये के बाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा और अपने पास इंटीग्रल डी क्यू साइन थीटा अल्टीमेटली बच जाएगा क्या बच्चा? 0 से π/2 तक इंटीग्रेट करना होगा। डी क्यू की वैल्यू कैसे लिख देंगे? डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी क्यू डिवाइडेड बाई, इसका सरफेस एरिया क्या है 2πr² है, तो Q डिवाइडेड बाई 2πr² कर दिया तो क्या आ गया, ये चार्ज पर यूनिट एरिया, और इसको रिंग के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिंग का एरिया क्या आ जाएगा 2πr cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई r d थीटा मल्टीप्लाइड बाई एक साइन थीटा, तो आगे लिखा ही हुआ है। तो πr² से ये πr² कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी k³/r² इंटीग्रल साइन थीटा cos थीटा d थीटा, and I integrate it from 0 to π/2। साइन थीटा को t रख दो तो cos थीटा d थीटा dt हो जाएगा, इंटीग्रल t dt, और 0 से 1 तक लिमिट आ जाएगी, t dt का इंटीग्रेशन t²/2, क्या ये k³/2r² आ गया था बेटा? बोलो बच्चों, हाँ सर। जहां पे q क्या है, q इस हेमिस्फेयर का चार्ज है, q पूरे शेल का चार्ज नहीं है, हेमिस्फेयर का चार्ज है, k³/2r², इसका आंसर है। अच्छा आगे चलते हैं, ये E ड्यू टू सर्कुलर डिस्क एट इट्स एक्सिस। मान लो आपके पास क्या है, एक डिस्क है सर्कुलर, है ना, और हमें क्या करना है जी, उसके एक्सिस पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर मेरे को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना।
कैसे करेंगे बच्चों? डिस्क की रेडियस है कैपिटल आर और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। किसी को फॉर्मूला याद है क्या? क्या होता है एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? Q divided by 2 epsilon naught 1 minus x divided by हाँ यही 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट। अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना? हाँ सर। कैसे ला सकते हैं इसको बच्चों? इधर जाकर के एक स्मॉल आर रेडियस की रिंग बना लूं क्या मैं, डी आर विड्थ की? कंसिडर अ ring of radius r and width dr। इस रिंग का चार्ज कितना है? क्या इस रिंग के चार्ज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, सिग्मा इंटू 2 पाई r dr। तो इस रिंग की वजह से जो एक्सिस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वो कितना आ जाएगा, उसको डीई बोल देते हैं हम। तो के डी क्यू इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, है ना? और k इंटू 2 पाई, k को 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख लेते हैं तो ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो डीई कितना आ जाएगा बेटे? डीई आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और x को आप बाहर लिख सकते हो, ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और इसको आप इंटीग्रेट कर दो 0 से लेकर के कैपिटल आर।
तो ये टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा जी, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब ये इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बेटे? इंटीग्रेशन के लिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर डाल दो, तो आर डी आर किसके बराबर आ जाएगा? टी डी टी के। आर डी आर की जगह लिख दूंगा टी डी टी, और डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर की पावर 3/2, तो टी क्यूब आ जाएगा। आर को 0 रखूंगा तो टी एक्स के बराबर आएगा, आर को कैपिटल आर रखूंगा तो टी को अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। तो ये आ जाएगा सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई, ये 2 पाई किधर से आ गया, 2 एप्सिलॉन नॉट था, तो सिग्मा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट डी टी बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन। क्या उसका इंटीग्रेशन -1/t आता है? लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x माइनस 1/√r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये x मल्टीप्लाई कर दो तो e कितना आ जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। है ना? ये एक डिस्क की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आ जाएगी। क्या ये चीज समझ में आती है बच्चों? अगर इंफिनिटी पे देखें तो कितना आएगा, मतलब व्हाट यू वांट टू पुट इंफिनिटी एज, एट x टेंडिंग टू इंफिनिटी। x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे तो बेटे क्या है, इसको आप इस प्रकार से विजुअलाइज कर सकते हो। तो 0 को अप्रोच कर रहा है, देखो क्या आ रहा है, E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ रहा है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मैं क्या करूं, इसको अंडर रूट ऑफ क्या R स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा लिख सकता हूँ क्या? अब देखो, जब x इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर तो 0 को अप्रोच करेगा, तो ये वैल्यू तो 0 को ही अप्रोच कर रहा है। एज x टेंड्स टू इंफिनिटी
क्या हम बोल सकते हैं ई अप्रोचेस 0, या अगर आपको देखो कोई इसकी छोटी बहुत ही वैल्यू जो भी होगी वो निकालनी है, तो आप क्या करो, मैं तो कहता हूं जी कि आप इसको 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 लिख लो, और क्या है, बाइनोमियली इसको अप्रोक्सीमेट कर दो 1 माइनस आर स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर लिख करके, तो 1 माइनस 1 0, तो ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर के लगभग आ रहा है क्या? तो सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो आप, दैट इज व्हेन x इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू r, है ना। अब देखो इस फॉर्मूले को अगर आप करीब से देखोगे तो ये के क्यू बाई आर स्क्वायर ही लिखा हुआ है, सब के क्यू बाई एक्स स्क्वायर ही लिखा हुआ है। कैसे? इसको मैं क्या करूं, पाई से मल्टीप्लाई कर दूं और पाई से डिवाइड कर दूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा, और सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर को क्यू लिख सकते हैं, तो क्या ये के क्यू बाई एक्स स्क्वायर बन गया? क्यों? तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत दूर से इस डिस्क को देखोगे तो ये पॉइंट चार्ज जैसा ही लगे, from a very large distance, can I say that it will appear like a point charge? Although as you are saying कि साहब x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये वैल्यू बहुत छोटी ही होगी, क्यों जी? It will be very close to 0, लेकिन बात क्या है, बहुत छोटी है, लेकिन कोई अड़ जाए कि साहब वो बहुत छोटी भी कितनी है वो बताओ आप तो हमको, तो हम बोल सकते हैं भाई ये लो, ये है, ये संभालो, इसको इतनी है, समझ रहे हैं? हाँ सर। अब इसमें क्या है, एक और केस ये हम बना सकते हैं कि अगर रेडियस इंफिनिटी को अप्रोच करे तो क्या होगा, व्हाट इफ कैपिटल आर अप्रोचेस इंफिनिटी, तो ई का एक्सप्रेशन क्या है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और आप बोल रहे हो कि क्या अप्रोच कर रहा है, कैपिटल आर अप्रोचेस इंफिनिटी। अगर कैपिटल आर इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ई अप्रोचेस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल आर इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो गया न्यूमरेटर के कंपैरिजन में, तो 1 माइनस दिस को अप्रोक्सीमेटली 1 ही लिखा जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा जी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ई ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लार्ज डिस्क is constant and it is equal to sigma by 2 epsilon naught, that is independent of distance from the disk. अच्छा, एक बात और आप समझिए कि जब आप बोल रहे हो कि इनफाइनाइटली लार्ज है तो क्या फिर उसका शेप मैटर करेगा क्या?
मतलब as long as it is a planar surface then how does it matter? अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि साहब इनफाइनाइटली लार्ज है, वो तो बाउंड्रीज पे जाकर के मान लो एक स्क्वायर प्लेट भी है ना, सब तरफ इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो रही, तो क्या इसकी वजह से भी मैं बोल सकता हूँ कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही आएगी? क्यों बेटा? क्योंकि आप देखो इसको भी तो बहुत बड़ी सर्कुलर डिस्क मान सकते हो, वो जो बीच का छोटा बहुत पार्ट बच जाएगा वो तो वैसे ही इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो ये डिस्टेंस ये वाला हिस्सा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे भी जीरो ही जनरेट कर रहा होगा, तो क्या हम बोल सकते हैं E ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लार्ज sheet is equal to sigma by 2 epsilon? बोलिए जी। एक इनफाइनाइटली लार्ज शीट की वजह से E की वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है। अच्छा, जब मैं ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूं तो बेटे इसमें एक बड़ी गहरी बात है। क्या गहरी बात है कि जो चार्ज है ना शीट पे, दैट चार्ज इज ओनली ऑन द वन साइड ऑफ द शीट। ये जो फॉर्मूला था या ये जो फॉर्मूला हमने लिखा था या ये जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है, इसमें हमने क्या माना है? चार्ज आगे पीछे दोनों है या सिर्फ एक तरफ चार्ज? क्या मान के डिराइव किया है बेटे? आगे पीछे से आप मतलब समझ रहे हो ना, जैसे ये मोबाइल ऐसा है, अब इसमें क्या है, एक तो है कि मैं कह दूं साहब इधर भी चार्ज है और इधर भी चार्ज है, तो ये जो फॉर्मूला अपन ने लिखा है इसमें क्या माना है जी? दोनों तरफ चार्ज माना है कि एक तरफ चार्ज माना है? बोलो। वन एक ही साइड। एक ही साइड मान के लिखा गया है ये, है ना? क्योंकि जब dq लिखने की बारी आई थी तो हमने क्या लिख दिया था, dq इंटू सिग्मा इंटू 2πr dr, है ना? अब जैसे मान लो सिंपल सी बात है, जैसे कोई एक दीवार है मान, ठीक है, आपने किसी पेंटर को बुलाया और कहा यार इस दीवार पे कलर करना है, नहीं तो वो आपसे पूछेगा ना भैया कलर किधर करना है, आगे पीछे दोनों तरफ करना है या एक ही तरफ करना है, क्योंकि उसी हिसाब से पैसा लेगा। अगर आप कहोगे कि साहब मेरे को तो सिर्फ बाहर बाहर कलर करना है अंदर नहीं करना, तो क्या है, वो करेगा पर यूनिट एरिया जो कॉस्ट आ रही है उसको सिर्फ एक तरफ के एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ करना है तो दोनों के एरिया से मल्टीप्लाई करके आपसे पैसे लेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये जो 2πr dr है ये तो एक ही साइड का चार्ज हुआ ना, एक ही साइड का एरिया हुआ ना, दोनों साइड के एरिया से थोड़ी मल्टीप्लाई किया मैंने। अगर दोनों साइड के एरिया से मल्टीप्लाई करता तो मानते कि दोनों तरफ चार्ज का है। इसका मतलब ये फॉर्मूला कब लगेगा बच्चों? कब लगेगा? जबकि
एक साइड पे चार्ज हो, है ना, दोनों साइड पे चार्ज के लिए फॉर्मूला लगे। उसी तरह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट को भी उसी फॉर्मूले को आधार मान करके डिराइव किया गया। तो ये भी कब लगेगा, व्हेन ओनली वन साइड ऑफ द प्लेट इज चार्ज्ड, अदर साइड इज अनचार्ज, तो फॉर्मूला लगेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। क्या ये चीज समझ आती है बेटा? और अगर दोनों तरफ चार्ज होता तो क्या लगता? मान लो आपको कहा जाए कि ये एक शीट है और इसके दोनों तरफ चार्ज है, इधर चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, इधर चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2। बताओ यहाँ पे या यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो कैसे लिखोगे बेटे? क्या मैं सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट ऐसा लिख सकता हूँ? यानी कि क्या ये वैल्यू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी? हाँ सर। इधर भी आ जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों पॉजिटिव मान के लिख रहे हैं अपन, तो ए पॉइंट पर कुछ राइट में आएगा, बी पॉइंट पर कुछ लेफ्ट में। समझ रहे हैं? अच्छा ध्यान दो, मान लो कि ए जो है वो इसका सरफेस एरिया है, तो अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को ए से मल्टीप्लाई कर दूं और ए से ही डिवाइड कर दूं, तो ये आ जाएगा सिग्मा 1 इंटू ए प्लस सिग्मा 2 इंटू ए डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा 1 इंटू ए को क्या लिख देंगे, क्या Q1 लिख देंगे क्या? सिग्मा 2 इंटू ए को Q2 लिख देंगे डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो क्या ये Q टोटल डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट ऐसा आ जाएगा बेटा? बोलिए। हाँ सर। E की वैल्यू आ जाएगी Q टोटल डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन। टोटल चार्ज के टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूले में आपको कोई अंतर नजर नहीं आएगा, चाहे चार्ज एक तरफ हो चाहे दोनों तरफ हो। अगर टोटल चार्ज पता है आपको, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटे? Q टोटल डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, है ना। मान लो जैसे इस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछा जाए कि एक इनफाइनाइटली लार्ज शीट है जिसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। देखो सिर्फ ऐसे बोल के छोड़ दिया जाए कि चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो हमें बाय डिफॉल्ट क्या मानना है बेटे? कि एक तरफ चार्ज, और इसके अंदर क्या कर दिया मैंने, एक होल बना दिया जिस होल की रेडियस क्या है, a है।
तो हमें क्या करना है, यहां से इस होल के सेंटर से कुछ √3a डिस्टेंस पर पता करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो। फाइंड E at a distance √3a from the center of the disk. कैसे करेंगे बच्चों इसका? क्या होगा जी, जल्दी बोलिए। सर √3 सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट है। √3 सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। सही लग रहा। देखो बच्चों, क्या करें, पूरी शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसमें से ये डिस्क का कंट्रीब्यूशन हटा दें। हाँ इसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स, एक्स को लिख देंगे √3a डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस √3a डिवाइडेड बाई 2a, ऐसा आ जाएगा।
सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन से सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या ये वैल्यू √3 सिग्मा डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा? बोली बेटे। √3 हाँ सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट के बराबर ये वैल्यू आ जाएगी। ये चीज समझ में आती है जी? अच्छा, और देखो एक और सवाल होता है, कंसिडर अ थिक शीट of infinitely large area, of very large area. A thickness T and volume charge density rho. Find the intensity of electric field at a distance x from the midplane of the sheet, where x is less than t by. ये t/2 दिया हुआ है ना? ये मिड प्लेन हो गया है इसका, सॉरी ये पूरी थिकनेस तो क्या है, t है, अब क्या करना है, मिड प्लेन से x डिस्टेंस पर मुझे
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले पॉइंट पर पता करनी। तो इस पॉइंट पर जब मैं इंटेंसिटी पता करने जाऊंगा तो एक तरीके से क्या हो गया बच्चों, कुछ चार्ज तो मेरे पास इस पॉइंट के राइट में इकट्ठा हो गया, और कुछ चार्ज इस पॉइंट के लेफ्ट में इकट्ठा। ये बात समझ आती है? अब राइट में टोटल कितना, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E1 माइनस E2। जो लेफ्ट वाले चार्ज ने राइट में प्रोड्यूस किया E1, राइट वाले चार्ज ने प्रोड्यूस किया लेफ्ट में E2। E1 को क्या लिख देंगे, लेफ्ट में जो टोटल चार्ज इन द लेफ्ट साइड डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, और E2 के क्या लिख देंगे, जो राइट साइड में टोटल चार्ज है डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। अब लेफ्ट में कितना चार्ज है, लेफ्ट में जो चार्ज है वो डेंसिटी इनटू एरिया इनटू T/2 प्लस x, ऐसा लिख सकता हूँ। और राइट में जो चार्ज है वो कितना है, डेंसिटी इनटू एरिया इनटू T/2 माइनस x डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन। a से a कैंसिल हो गया, ये a से a कैंसिल हो गया, तो ये रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। क्या t प्लस एक्स में से t माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट कर दें, T/2 में, तो T/2 से T/2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा बेटे, 2x। तो क्या ये वैल्यू रो x बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी, है ना। आप देख सकते हो जब आप x की वैल्यू को 0 रख दोगे, मतलब बिल्कुल मिड प्लेन पे ही कोई पॉइंट ले लोगे, तो उस पॉइंट के राइट में जितना चार्ज है उतना ही लेफ्ट में, तो राइट वाला चार्ज लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, लेफ्ट वाला राइट में, और बराबर बराबर चार्ज। तो क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड x इक्वल टू 0 पे 0 होना चाहिए। लेकिन ये वाला फॉर्मूला कब तक लगेगा, 0 से T/2 के बीच में x की वैल्यू जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, T/2 से कम ही होनी चाहिए। T/2 के आप बाहर चले जाओगे तब तो फिर क्या है, वो एक फिक्स हो जाएगा वैल्यू उसकी। हाँ, 2 नहीं आएगा जी, 2 भी कैंसिल हो जाएगा क्या, ये 2 भी यहाँ से कैंसिल हो रहा है, तो इसको रो x बाई एप्सिलॉन। है ना। एक और इसमें बात होती है कि क्या है, अगर मान लो आपको एक दिया जाए क्या, सॉलिड स्फीयर,
है ना। ये कंडक्टिंग स्फीयर है बेटे, पूरा कैसा है, पूरा कंडक्टिंग स्फीयर है। और इसमें से हमने क्या किया है, कुछ पोर्शन रिमूव किया हुआ। अच्छा, नॉट a conducting sphere, just a solid sphere of charge density rho। और इसमें से मैंने एक छोटा स्फेयर हटाया हुआ है, और इन दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, इन दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है a। मुझे यहाँ पर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, कोई भी रैंडम पॉइंट हो सकता है। तो ध्यान दो, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है बेटे। इसको हम C1 मान लेते हैं, इसको C2 मान लेते हैं, और ये जहां से आपने चार्ज हटाया हुआ है वहां पे मैं मान लेता हूँ रो डेंसिटी का चार्ज भी प्रेजेंट है और माइनस रो डेंसिटी का चार्ज भी प्रेजेंट है। ये वाला रो और इस वाले रो को कंबाइन करके हम एक रो डेंसिटी का कंप्लीट स्फीयर मान सकते हैं और माइनस रो का एक छोटा स्फीयर मान सकते हैं। तो P पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैसे लिखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू रो प्लस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस रो, ऐसा हम लिख देते हैं। अब रो की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, रो आर वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो आर वेक्टर मतलब C1 P वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन, और माइनस रो की वजह से हो जाएगा माइनस रो इंटू C2P वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आया, C1P वेक्टर माइनस C2P वेक्टर ऐसा होगा। अब C1P वेक्टर में से अगर आप C2P वेक्टर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा जी, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटे, C1 C2 वेक्टर प्लस C2P वेक्टर is equal to C1P vector। That means C1 C2 vector is equal to C1P vector minus C2P vector। तो क्या ये वैल्यू रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू C1 C2 वेक्टर ऐसे आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू C1 C2 वेक्टर। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप पता करोगे जी तो कितना आ जाएगा, क्या ये रो a बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ये आ जाएगा रो a बाई 3 एप्सिलॉन। क्या ये चीज समझ आ रही है बच्चों, मतलब क्या है देखो कि द हॉलो स्फेरिकल वॉल्यूम इनसाइड अ यूनिफॉर्म स्फीयर
is a region of uniform electric field. है कि नहीं जी बच्चों? क्या ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है? इट इज अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब पी पॉइंट का तो पिक्चर से बाहर ही हो गया। पी पॉइंट की C1 से क्या डिस्टेंस है, पी पॉइंट की C2 से क्या डिस्टेंस है, ये तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। आप कोई भी पॉइंट ले लो इसके अंदर, यू टेक एनी पॉइंट, हर जगह पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, रो ए बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और उसकी डायरेक्शन क्या है, C1 C2 की डायरेक्शन में। इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ C1 C2। क्या ये बात समझ में आती है? मतलब ये C1 है, ये C2 है, आपको इधर लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो ऐसे ऐसे। क्या वो C1 C2 के पैरेलल? इसके अंदर आप सिंपल पेंडुलम सस्पेंड कर लो, किसी पार्टिकल का रेक्टिलिनियर मोशन करवा लो, वो सारे इसके अंदर आप कर सकते हैं, है ना। ठीक है बच्चों, तो ये बात है, बाकी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे जी इसको, है ना। अब आप इसमें क्या है, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में जो है ना, आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लेना बेटा। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। हाँ ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो कराएंगे ना, क्यों नहीं कराएंगे।